दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण वीडियो जा रहा है। लगातार अगर देखा जाए डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, सारे कन्फ्यूजन्स को इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके बीच में चीज़ें यहाँ दिया जा रहा है, कुछ डाटा आपके बीच में लिखा गया है। सबसे पहले इस डाटा को आप देखेंगे, यहाँ लिखा जा रहा है संपर्क माध्यम। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आपके लिए हमेशा ये नंबर ऑन रहता है। आपके कॉल्स आते हैं, कॉल रिसीव नहीं हो पाते। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। ग्रुप में कुछ लोग नाजायज़ मैसेज करते रहते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आपके गलत मैसेज आए तो तत्काल मुझे रिमूव करने में 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और आप कॉल करते हैं पर्सनली, भैया आपने मुझे क्यों डिलीट कर दिया, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही तो आप ग्रुप में डिस्कस करें, लेकिन आप एक चीज़ का खास तौर पर अपने लैंग्वेज पर ध्यान रखें कि मैं कैसे लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ। उसमें कुछ जो है लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं, कुछ आपके साथ के लोग जुड़े हुए हैं। यार, अपने आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, कम से कम आप अपनी मर्यादा को समझें, ठीक है। आप शिक्षक बनने की एक श्रेणी चढ़ने जा रहे हैं। बहरहाल आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। आपके लगातार कमेंट आते हैं कि भैया हॉस्टल जो है हॉस्टल के बारे में आप पूछते हैं कि क्या जो है उस किसी कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है। जैसे आप पर्सनल कॉलेज का नाम लिखकर भेजते हैं कि जो है हॉस्टल के बारे में मुझे बताएं। देखिए, मैं क्षमा चाहूँगा, ऐसे जो है आपके कन्फ्यूजन्स को मैं दूर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भैया मैं हर कॉलेज में जाकर ये नहीं पूछता हूँ कि भैया आपके कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है। यार, ये चीज़ें मेरे लिए असंभव है। अगर आपको जिस कॉलेज, जैसे आपको सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमें सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन लेना है। जहां भी आपको एडमिशन लेना है आप उस कॉलेज का नंबर निकालिए, वहां पर आप संपर्क लीजिए महोदय आपके विद्यालय में हॉस्टल है कि नहीं है, तो आप वहां चले जाइए। बाकी अदरवाइज हमसे ये मत पूछिए कि हॉस्टल है या नहीं है। हाँ, कहीं कहीं हॉस्टल की फैकल्टीज़ मिलती हैं, कहीं कहीं नहीं मिलता है। आप उसके जिम्मेदार, उसके भोगी खुद होंगे कि आपको प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। बहरहाल चलिए, यहाँ लिखा गया है कुल रजिस्ट्रेशन देख पा रहे हैं, जैसा कि ये आंकड़ा आपने पहले ही देख लिया है। कुल रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ 5,09,969 अभ्यर्थियों ने टोटल रजिस्ट्रेशन किया है। और यहाँ देखिए जो फीस आपकी जमा हुई है 3,33,000 जो है 183 अभ्यर्थियों ने फीस जमा किया है, ठीक है। और यहाँ कुल सीट आपके यहाँ कितनी है आपको पता है। मेरे यहाँ डाइट की 10,600 सीटें हैं और 2,974 प्राइवेट कॉलेज में 2,22,750 सीटें हैं। अगर हम डाइट प्लस प्राइवेट को कोरिलेट करें तो 2,33,350 सीटें मेरे यहाँ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की मिलाकर हो रही हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस आपको पता है। अब यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करें, इनको और इनको, ये आपके यहाँ टोटल सीटें हैं और ये टोटल लोगों ने फीस जमा की है अभ्यर्थी, ठीक है। अब जरा सा विचार करें, इनमें और इनमें आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और सीटें कम है। यहाँ देखिए सीटों के सापेक्ष एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो आपके हैं वो 99,883 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा हैं, यानी 1 लाख के समथिंग आप मानकर चल सकते हैं कि मेरे यहाँ इतने लोगों ने एक्स्ट्रा कैंडिडेट फीस जमा किया है, ठीक है। अब आपके कॉमेंट आ रहे थे कि भैया जो है क्या सभी लोग एडमिशन ले ही लेंगे। हाँ, ये चीज़ें सत्य है कि सभी लोग एडमिशन तो नहीं लेंगे, ये ये एकदम कटु सत्य है, ठीक है। कुछ लोग इसके कगार पर होंगे कि हमें डाइट मिलेगा तो हम कर लेंगे, अन्यथा हम प्राइवेट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और यहाँ देखिए, अच्छा इन चीज़ों को तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए रैंक कार्ड आपका 12 सितंबर को जारी होगा इसी मंथ में, और आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 15 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी, और प्रशिक्षण आपका 21 नवंबर से प्रारंभ होगा। देखिए हम प्रशिक्षण आपका 21 नवंबर से आपके कॉलेज में प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके प्रशिक्षण की शुरुआत करूंगा। ठीक है, एक जो है सफल बैच जो है आपके बीच में जो है चलाया जाएगा। मैं आप सभी के लिए रामबाण वीडियो लेकर आता हूं, है ना। जैसे डीएलएड प्रशिक्षण आपका शुरू होगा, डीएलएड प्रशिक्षण का वीडियो आपके बीच में जाएगा। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, जब 2022 में आपका प्रथम सेमेस्टर चल रहा था, 2022 वालों से पूछिए, मैंने उनके लिए एक हैंड रिटन नोट्स भी बनाया, है ना, क्योंकि उनकी परीक्षा को मुझे टारगेट करना था। आपको पता है तमाम कॉलेज ऐसे हैं, मैं किसी पर्सनल कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जहाँ पर क्लासें नहीं चलती, अभ्यर्थी परेशान रहते हैं कि भैया हम कैसे परीक्षा को बीट करेंगे। 3 दिन की परीक्षा होती, एक दिन में 3 पेपर होता है, हड्डियाँ कब जाती हैं। ठीक है, तो मैंने उनके लिए बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाया, अपने हाथों से मैंने खुद लिखा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। मैंने खुद परीक्षा में, आप देखिएगा परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन को ले जाकर मैंने फंसाया है। ठीक है, ये रिकॉर्ड है। बहरहाल जब आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा तो सारी चीज़ें खुद ब खुद आप जान पाएंगे। प्रशिक्षण से पहले आप सभी से एक सलाह लिया जाएगा कि आपके कोर्स की शुरुआत कब से किया जाए। जब आप कहेंगे तो तत्काल आपके कोर्स का शुभारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, बहरहाल अभी 21 नवंबर हमारा बहुत दिन है। चलिए, यहाँ रैंक कार्ड के बारे में आप कह रहे थे, रैंक कार्ड ये चीज़ें सत्य है। अभी आप जब updled.government.in की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर रैंक कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइए और ओपन करके देख सकते हैं, रैंक कार्ड दिख रहा है। लेकिन जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक सिस्टम आ जाता है कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, ये चीज़ें लिख कर आ जाता है। चूँकि रैंक कार्ड आपका 12 तारीख को जारी होगा, 12 तारीख से पहले अब आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, 12 तारीख को आप रैंक कार्ड देखिएगा, रैंक के हिसाब से आपकी जो काउंसलिंग होगी वह काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कह रहे थे, जैसे आप लगातार ये पूछते रहते हैं कि भैया हम कॉलेज को वरीयता कैसे देंगे, कॉलेज को कैसे लाभ करेंगे। देखिए कैंडिडेट ज़्यादा हैं, है ना, कैंडिडेट अब की बार ज़्यादा हैं, कुछ लोग इस तरह से कंफ्यूज हैं। अच्छा, यहाँ देखिए सबसे अभी आगे हम और भी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ क्या सभी अभ्यर्थियों का एडमिशन हो जाएगा? जी नहीं, ये संभव नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 लाख अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और सीटें आपके यहाँ 2,33,000 है, और फीस जमा किया है 3,33,183 अभ्यर्थियों ने फीस जमा किया। वैसे भी अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, है ना, सीटें कम है, तो ऐसे में सबका एडमिशन होना बिल्कुल नामुमकिन है। आप कह रहे थे मेरी मेरिट 170 है, 180 है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी मेरिट अगर 170 है, 180 है तो आप जो है कॉलेज को सिलेक्शन या कॉलेज अलॉटमेंट में भाग न लें। ठीक है, आप अगर काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए एलिजिबल माने जाते हैं तो आप भाग लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपको वैसे भी पीएनपी बाहर कर देगी अगर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं तो। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप जरूर प्रक्रिया में भाग लीजिए अगर इसके लिए एलिजिबल है। कॉलेज मिले या ना मिले वो बात की बात होती है, ठीक है, लेकिन अगर जो है काउंसलिंग के लिए आपको क्वालिफाई किया जाता है तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ में गिरावट को लेकर। देखिए इससे पहले हम आपके बीच में कट ऑफ पर ही चर्चा कर देते हैं। देखिए कट ऑफ आपके बीच में मैंने हालांकि बता दिया है, जो जनरल की कट ऑफ होगी वो जो है 240 से 250 होगी, ये डाइट की कट ऑफ में बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ 235 से 240 होगी ओबीसी की। एससी की कट ऑफ लगभग जो है 225 से 230 होगी, और एसटी की कट ऑफ जो है 210 से 200 जो है 20 मानकर चलते हैं। ये तो आपकी डाइट की कट ऑफ है। अब इसी लगे हाथ हम प्राइवेट की देख लेते हैं, कम से कम 220 आप मानकर चलिएगा, 210 आप मानकर चलिए, 200 और आपकी कट ऑफ जो है 180 एसटी की कट ऑफ है। ठीक है, अब आप कह ये रहे थे कि भैया क्या जो ये तो मैं पहले चरण के मैं मानकर चलता हूँ कि 4-5 चरण में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, है ना। 4-5 चरण में अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है तो ये आपके पहले चरण की है। दूसरे चरण में ये काउंसलिंग प्रक्रिया, ये जो मेरिट मैंने आपके बीच में बताया है, इसमें गिरावट आती है। ठीक है, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और गिरावट आती है, चौथे चरण में और गिरावट आती है। मैं मानकर चलता हूं कि आपको सिर्फ डाइट कॉलेज चाहिए, है ना। आप एक कॉलेज को लॉक कर रहे हैं, एक कॉलेज को अगर आप लॉक कर रहे हैं तो जरा सा एक विचार करें आपको पता है कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं। ठीक है, और आप एक कॉलेज को लॉक करके आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको अगले चरण में शिफ्ट किया गया, फिर
पता लगा उसमें भी नहीं मिला तो आपको अगले चरण में ऐसे ऐसे करते करते आप प्राइवेटों के लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप एक चरण में, मानकर चलता हूं कि आपका सिलेक्शन पहले चरण में हुआ है, पहले चरण में आपको कॉलेज अलॉटमेंट करना है, आपने एक दो डायरेक्ट कॉलेज को लॉक कर दिया, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप दूसरे चरण में जब पार्टिसिपेट करिएगा तो आप जो डायरेक्ट लॉक कर रहे हैं, डायरेक्ट की तो बात मैं छोड़ दे रहा हूँ कि डायरेक्ट तो आप लॉक करेंगे, लेकिन आप प्राइवेट को भी लॉक कर दीजिएगा, नहीं तो होगा क्या कि आप न प्राइवेट के रह जाएंगे न डायरेक्ट के रह जाएंगे। ठीक है, सीटें कम हैं, जो है अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, सीटों के लिए भरमार है। इस विषम परिस्थिति को आप जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा की स्थिति में बाबू आप बाहर हो जाएंगे, आपका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, यह आप जब कॉलेज को वरीयता दीजिएगा तो इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ कट ऑफ में गिरावट आएगी, कैसे गिरावट आती है मैंने आपके बीच में बता दिया। अब कुछ लोग यहाँ जो है क्या कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा होता है, हाँ ये चीज़ें सत्य हैं कि कॉलेज में जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा होता है। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा होता है। हर वैसे ये कोई पर्सनली तो नहीं होता है कि कॉलेज वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा ही करवाएंगे, ठीक है, लेकिन अधिकतर कॉलेज वाले अपनी सुरक्षा के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं और आपको जमा करना पड़ता है। ठीक है, आपका जब भी कहीं जैसे आपकी कहीं इस बीटीसी के दौरान जॉब वगैरह लगती है तो ऐसा नहीं कि अगर डॉक्यूमेंट जमा कर लिए हैं तो नहीं देंगे, देते हैं। ठीक है, हलफनामा वगैरह लेकर दे देते हैं आपको समय रहते हुए, जैसे आपने जितने दिन के लिए लिया है उतना दिन आपके लिए समय देंगे, बाकी अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से दोबारा वापस करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग में जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका वो ले लेते हैं, आपको चिट वगैरह दे देते हैं कि हाँ प्रूफ भी देते हैं कि भैया आपका डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ जमा, ऐसा नहीं वैसे हवा में थोड़ी ले लेते हैं। ठीक है, प्रूफ देंगे आपका डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ सुरक्षित जमा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो फेंके रहते हैं, यार कीमत होती है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें गेस मार्किंग वालों का नहीं होगा एडमिशन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हवाई में बातें करते हैं। मैंने आपसे बताया है गेस मार्किंग वालों का एडमिशन 101% होगा, लेकिन जो इनकी क्राइटेरिया है मैंने पीएनपी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताया था कि जिनका एडमिशन आवेदन की तिथि के पहले हो गया है उनका एडमिशन 101% होगा, और जिनका आवेदन जो है एडमिशन की अंतिम तिथि के पहले, यानी आवेदन की अंतिम तिथि के पहले हो गया है आवेदन, उनका तो एडमिशन होगा, भले ही वो गेस मार्किंग किए हैं, लेकिन जिनका आवेदन की अंतिम तिथि के बाद हुआ है, ठीक है, जिनका आवेदन जो है जैसे मैं जिनका रिजल्ट जो है आवेदन की तिथि के बाद आया है ना, और वो गेस मार्किंग पहले ही कर दिए थे, उनका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन जिनका, ये थोड़ा सा उल्टा हुआ, जिनका रिजल्ट जो है आवेदन की तिथि के पहले आ गया था और वो गेस करके मार्किंग कर दिए थे, 101% उनका एडमिशन होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, आप कॉलेज में संपर्क करके जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप वहाँ जाइएगा, सारा प्रोसेस आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए, बिना आवेदन का एडमिशन के बारे में आप कह रहे थे, क्या बिना आवेदन का एडमिशन हो सकता है? हाँ, बिना आवेदन का एडमिशन होगा, लेकिन जो यहाँ क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, रिजल्ट आपका आवेदन की अंतिम तिथि के पहले होना चाहिए। अच्छा नहीं, हाँ, बिना आवेदन का एडमिशन जो है आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, तब जाके आपका एडमिशन होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज में। ऐसा नहीं कि आप किसी और कॉलेज में चले जाइए एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, बट आप माइनॉरिटी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। आप फीस के बारे में कह रहे थे कि इनकी फीस क्या होती है, कैसे होता है? फीस के बारे में ये कोई पर्सनल आदमी नहीं बता सकता। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो हर कॉलेज की अपनी अलग जो है फीस लेने के तरीके होते हैं, वो कैसे आपसे फीस वसूल करते हैं वो उनका काम होता है। अब आप मुझसे पूछिए कि फ़ीस कैसे लगता है, क्या होता है, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल अगर जो है आपको दिक्कत होगी तो आप बताइएगा जहाँ एडमिशन लेना होगा, ठीक है। आप मुझसे कहते हैं कि भैया हम कहाँ एडमिशन, हम ये नहीं बताएंगे कि आप कहाँ एडमिशन लीजिए। आपके मेरे पास तो रोज़ जो है 10-5 कॉल्स आ जाते हैं कि मेरे यहाँ एडमिशन दे दीजिए, मैं आपको कमीशन दूंगा, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। आपका विश्वास बस बना रहे मेरे ऊपर। अभी पता लगा, मैंने आपसे कह दिया कि आप चले जाइए यहीं प्रयागराज में, आप आ जाइए, यहाँ प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए।
और बाद में ऐसा हो कि फ़ीस वगैरह को लेकर वो आपसे गाली करने लगें, तो यार थोड़ा सा विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाता, आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि नहीं उसे कमीशन मिला होगा तभी वो एडमिशन करवाए। ये मेरा काम नहीं। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप किसी पर्सनल कॉलेज में चले जाइए वहाँ एडमिशन ले लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा, ठीक है। आपने देखा होगा, ये मेरा रिकॉर्ड है। बाकी और लोग क्या करते हैं ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर डिस्कस मैंने कर दिया। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल आप मुझे अवगत कराएं, ठीक है। हाँ, वीडियो में यहीं तक। यहाँ नीचे नंबर लिखा गया है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।